नमस्कार। मैं केवल कक्षा 12 के सिलेबस में डे 77 में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एक पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट का नियम। उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर का नियम है। जैसे वहां उसके एप्लीकेशन हमने भी लिए थे वैसे यहाँ एप्लीकेशन करेंगे। इसलिए ये जो टॉपिक है वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम 2-3 इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उनमें से एक दो ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा की बात करें तो जैसे वहाँ पर हमने एक लूप के लिए बात की थी कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। वैसे इसमें भी एक दो बातें ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आएंगी। यानी कुल मिला के बोर्ड एग्जाम के लिए देखें तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट लॉ। उसके अलावा एक दो बातें वो है, दो सीधे धारावाही चालकों के कानून के मध्य बल लगता है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या है सबसे पहले तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ। ये चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए किसी बंद पथ की बात करें, बंद पथ की, जैसे गाउस के नियम बंद पथ के लिए लेते हैं, वैसे किसी बंद भाग में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बात करें क्या होता है रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वहां कुल धारा और निरपेक्ष चुंबकीय निरपेक्ष पारगम्यता म्यू नोड उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल वे में इसे इस तरह से लिख देते हैं। जब भी ये टॉपिक आता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी एल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई लिखो या सिग्मा आई लिखो। बाकी आपको ध्यान रखना है सिग्मा आई का मतलब या आई का मतलब उस भाग में, जिस भाग की बात कर रहे हैं उस भाग में करंट की वैल्यू है। देन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई। तो इस नियम के अनुसार क्या है, बी या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, डी एल इसके लिए लाइन इंटीग्रल है, रेखीय समाकलन मतलब रेखा के अनुसार हमें यहाँ क्या लेना है, पांच लेना है। तीन तरह से बात करी थी हमने फर्स्ट चैप्टर में, बात करी थी कि जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ नॉर्मली तीन तरह से लेते हैं, रेखीय समाकलन लेते हैं, पृष्ठीय समाकलन लेते हैं और आयतन समाकलन लेते हैं, डीएल डीएस डीवी के अकॉर्डिंग। तो जब सतह आ जाती है सतह है तो वहाँ इसके लिए डीएस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जब लंबाई लेंथ लेते हैं तो डीएल के अकॉर्डिंग, जब पूरा आयतन लेते हैं तो वहाँ डीवी के अकॉर्डिंग। या हम किसके अकॉर्डिंग लेना है, डीएल के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको बोलते हैं रेखीय समाकलन की रेखा के अनुदिश इस्तेमाल लिया जाता है। तो ये किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वहां धारा तथा म्यू नॉट या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयता के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये कही जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है समझाइए, उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो आपको सिंपल वे में एक लाइन में से डेफिनेशन ये लिखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र बंद पथ के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वहां उपस्थित कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। म्यू नॉट का मान हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ वैल्यू इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, आगे इनसे शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके एप्लीकेशन लेने, अब इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन लेते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे सिलेबस में है, इसलिए एक सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो सीधे तार के कारण अनंत लंबाई कहते हैं की बात है, अनंत लंबाई का सीधा चालक तार कहते हैं या सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बात है। ये हम बायो-सावर्ट के नियम में भी सोल्व कर चुके हैं पहले। लेकिन देखो क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, जब आपको अगर आता है तो पहले ये कहा जाएगा बायो-सावर्ट का नियम क्या है, फिर कहा जाएगा, तो आपको बायो-सावर्ट से ही सोल्व करना है। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और फिर ये कहते हैं कि ये सोल्व करें इसको सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो फिर आपको क्या करना है, एम्पियर के परिपथीय नियम से ही सोल्व करना है।
यानी जिसको बड़े क्वेश्चन में आगे तो जिसको पहले डिफाइन करने के लिए कहा गया है जिस लो को, उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये दोनों से हो जाएगा, वहां भी हमने सोल्व कर रखा है मैंने, अब यहां सोल्व करते हैं। सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये भी कह सकते हैं अनंत लंबाई का, तो वो एक ही बात है। अब देखो हम इसमें बात कर लेते हैं जैसे उसमें किया था कि ये कोई धारावाही चालक है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कितनी दूरी पर निकालना है, जैसे मान लो यहाँ इतनी दूरी पर निकालना है, ये दूरी मान लेते हैं क्या है r है, यहाँ निकालना है। तो ये हो गया, ऐसे समझ लेते हैं, इससे ज्यादा इजी रहेगा। ये धारावाही चालक है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें आई ऊपर से भी आ सकती है, ऐसे प्रवाहित हो रही आई, और हमें इससे इतनी दूरी पर r दूरी पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर ये r दूरी पर इधर ज्ञात करना हो तो भी वही बात होगी, इधर ज्ञात करना हो तो भी वही बात होगी, इधर ज्ञात करना हो तो भी वही बात होगी। यानी इतनी डिस्टेंस पे अगर आप किसी भी तरफ बिंदु लें तो वो डिस्टेंस सभी तरफ क्या रहेगी, बराबर होगी, और एक कैसा पाथ बन जाएगा, बंद पाथ बन जाएगा। कौन सा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। यानी इस वृत्ताकार पाथ के अगर किसी बिंदु पर भी हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो वो सभी पर बराबर आएगा, क्योंकि सभी के लिए तार वही है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा वही है जो इसमें जा रही है। इस बिंदु के लिए लेंगे तो भी वही कंडीशन ये कि बराबर दूरी पर होना चाहिए, तभी तो फर्क पड़ेगा। सभी केंद्र से जाने वाली जो दूरियां हैं वो बराबर होंगी, यानी वो त्रिज्याएं होंगी, तो एक वृत्ताकार पथ का निर्माण हो जाएगा। धारा सेम है, तार चालक वही है, और बात क्या रही, दूरी। तो दूरी अगर इधर ले रहे हैं तो भी वही दूरी ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं तो भी वही दूरी ले रहे हैं, यानी उतनी दूरी पर अगर लें तो किस पथ का निर्माण होगा, वृत्ताकार पथ का निर्माण होगा। तो यहां से अपने पास एक वृत्ताकार पथ ऐसे बनाते चले, ये बन गया वृत्ताकार पथ। अब धारा की दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, अंगूठे की दिशा में धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ पे होती है, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो चालक तार रहती है, वो कंडक्टर रहता है। तो यहाँ जो वैल्यूज लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं, क्या माने, माना अनंत लंबाई मान लो, या इतनी भी मान लें, अनंत लंबाई के चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लिया हमने। तार से सीधी दूरी ली हमने, सीधी दूरी r पर बिंदु P है, ये बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। इसीलिए हम इन चीजों को बार बार नहीं लिखते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लिखें तो फिर ये वीडियो लंबे हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, अपलोड करने में दिक्कत आती है, आप लोगों को देखने में डाटा कंज्यूम ज्यादा होता है। इसीलिए इन चीजों को जब आप शुरू में, जैसे हमने 2 चैप्टर में ज्यादा डिटेल से बात की थी, जब वो बात कर ली तो उसके बाद में लगभग आपको हैबिट हो जानी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू इन क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आप देख के लिख सकते हैं कि हमें क्या 2 बातें लिखनी है, हमें क्या दिया गया है, दिया गया कहां से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधा है, ठीक है, चालक तार है, चालक है मतलब धारावाही है, तो धारा प्रवाहित हो सकती है, तो धारा प्रवाहित हो सकती है, चालक है, स्टेट मान लिया ऐसे, वही हमने लिख लिया, आई धारा प्रवाहित हो रही। इसलिए आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कहीं पर भी ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने r दूरी मान ली जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, जो हमें पता है तो ही हम आगे कर पाएंगे। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहे हैं कि इस बिंदु पर हमने अल्पांश ले लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ये दूरी मैंने अभी बात की थी, इधर इधर कहीं पर भी ले सकते हैं, वही दूरी रहेगी। तो यहाँ पर हमने कोई अल्पांश ले लिया dl, तो अल्पांश की दिशा किधर होगी, हमेशा वृत्त पर अगर कोई अल्पांश लेते हैं तो उसकी दिशा खींची गई स्पर्शरेखा के अनुसार होती है। अब देखो इसके चारों ओर जब हम दूरी उतनी बराबर दूरी लेते हैं तो भी वृत्त बन रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दिशा देखें तो भी वृत्त बन रहे हैं, उतनी दूरी पर देखेंगे तो उतनी त्रिज्या का वृत्त बनेगा। इसीलिए यहाँ पर अल्पांश के लिए भी वृत्त है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी वृत्त है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जहां देखनी है वहीं बदलती रहेगी। अगर यहाँ देखेंगे तो ऐसे है, इधर देखोगे तो मुड़ गई ऐसे, इधर देखेंगे तो ऐसे हो गई, यहाँ देखेंगे तो फिर ऐसे घूम के आ गई, फिर ऐसे हो गई, हर बिंदु पर इसकी डायरेक्शन बदल गई है। किसी भी वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या कोई भी किसी की भी दिशा देख रहे हैं, जैसे 11th में भी हम देते हैं ये धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह वगैरह इनकी बात करते हैं, तो वहां पर जो लिक्विड फ्लो की बात करते हैं वहां पर भी क्या करते हैं, धारा द्रव की दिशा कैसे देखते हैं, उस पर धारा जो होती है उसकी धारा रेखीय प्रवाह में तो खींची गई स्पर्शरेखा। तो जब भी सर्कुलर पाथ आ जाए तो वहां पर दिशा किस फॉर्म में आएगी, हमेशा खींची गई स्पर्शरेखा के अनुसार। तो यहाँ पर बी की दिशा भी ये रहेगी और डीएल की दिशा भी ये रहेगी। तो एक बार तो ये यहाँ पर थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। अब हम इसको सोल्व करते हैं किस नियम से। अब देखो हमें एम्पियर के नियम से सोल्व करना है, हमें अपनी मर्जी नहीं करनी है। अगर आपको कह दिया बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग तो आपको बायो-सावर्ट से सोल्व करना है। अगर आपने एम्पियर से कर लिया तो रिजल्ट तो सही आएंगे, वो क्या वही रिजल्ट चेंज नहीं होंगे किसी भी तरीके। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं, उनको किसी भी तरीके से कर लो क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। वैसे यहाँ पर भी अगर हम इसे एम्पियर से करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे, और बायो-सावर्ट से करेंगे तो। लेकिन अगर बायो-सावर्ट से किया गया और आपने एम्पियर से कर लिया तो रिजल्ट तो सही आएंगे, लेकिन मार्क्स सही नहीं आएंगे, मार्क्स भी उसमें 0 ही आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस फॉर्म में कहा गया उसी फॉर्म में सोल्व करना है। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से कहते हैं सर्किटल लॉ क्या आएगा, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा i। यहाँ देखो क्या लिखें, BDL का मतलब BDL cos थीटा वन पार्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा i। यहाँ क्या है, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री है, cos 0 बराबर 1 हो गया। दूसरी बात सिग्मा i कितनी करंट प्रोवाइड है, पूरे काम आ रहा है i, वैल्यू पुट कर दें, cos 0 1 या i रख दें, तो ये आ गया BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू i। B as it is DL इंटू म्यू नॉट इंटू i। क्या लिख देता हूं मैं आगे। अब देखो यहाँ DL, अब आगे इंटीग्रेशन की बात। इंटीग्रेशन देखो उतनी मुश्किल नहीं है जितने मैथमेटिक्स में सोल्व किए जाते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन नॉर्मल यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को अगर सोल्व करना हो तो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड है ये। इंटीग्रेशन ज्यादा इजी रहेगा यहाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन आप उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो दिक्कत सोल्व करने में भी नहीं आएगी, पर आपको फॉर्मूले भी ज्यादातर जगह याद रखने नहीं पड़ेंगे। कैसे कि इंटीग्रेशन मतलब होता है टोटल वैल्यू निकालना। तो हम यहाँ किसकी टोटल वैल्यू, इस बंद पाथ की। बंद पाथ किसका, जहां पर ये एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट का लिया है सर्कुलर पाथ पे, तो बंद पाथ क्या बना, सर्कुलर। तो सर्कुलर बंद पाथ का टोटल क्या होगा, टोटल ये पाथ, टोटल लेंथ, टोटल किस फॉर्म में, डीएल की फॉर्म में। डीएल ऐसे ऐसे सब जगह अल्पांश लें तो क्या बनेगा, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ किस फॉर्म में, सर्कमफेरेंस परिधि की फॉर्म में, तो वो यहाँ वृत्त क्या हो जाएगी, परिधि। तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि डीएल का तो समाकलन एल होता है, तो फिर एल की वैल्यू क्या आएगी। आप यहाँ देख लो कि यहाँ डीएल का मतलब है कि जहां पर अल्पांश लिए हैं उसके फॉर्म में सारे टोटल मान हमें निकालना, कुल मान। तो कुल मान वो पथ देख लो कैसा है, और उस पथ की फॉर्म देख लो कैसी है, तो उसी से रिजल्ट मिल जाएगा। पथ की फॉर्म सर्कुलर है, सर्कुलर है तो क्या हो गया, ये परिधि फॉर्म, परिधि है तो परिधि का रिजल्ट क्या होता है, 2πr। अगर आपने त्रिज्या कुछ और मान लिया तो और ले लो। तो यहाँ से क्या आ गया, डीएल की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2πr। वैल्यू पुट कर दो, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। b इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू
यही फॉर्मूला हमने वहां डिराइव किया था, ये यहाँ है, कोई अंतर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितनी दूरी पर देखेंगे उतनी ज्यादा त्रिज्या बढ़ जाएगी और उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। ग्राफ की बात कर लें, एक्स और वाई एक्सिस पर ले लेंगे, एक्स है ये वाई है, इधर आर ले लें, इधर बी ले लें, तो जैसे जैसे आप बी का आर का मान बढ़ता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करना है इसको, क्योंकि यहाँ जब अनंत होगा तब बी का मान 0 आएगा, तो इसको इससे अनंत में जाकर टच होगी, अनंत हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए जो मैंने गलती की थी वो नहीं करनी है। एक्स एक्सिस पे टच नहीं होनी चाहिए लाइन, वरना ग्राफ से लगेगा। ये जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 1 लिखने से, समीकरण 1 इसके सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। दूसरा, अब देखो इसके अंदर एक, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म अगर हम सोल्व करेंगे तो इससे कर सकते हैं, आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। हमने बायो सावर्ट के नियम में भी लिखी थी ये बात कि μ0/4 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 4, क्या होती है 4 पाई × 10⁻⁷। तो μ0/4 की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई 10⁻⁷, क्योंकि μ0 की वैल्यू क्या है 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इसलिए इसको 4 पाई में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर दें। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आप एक बार जरूर ध्यान रखें कि हमारी यूज करेंगे इस बात का, तो वो यहीं से ही है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, 2 से गुणा 2 से भाग कर दें। तो ये फॉर्मूला हम बात के आगे, दो चालकों को सीधे रख दे जाए तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उसकी बात हम करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तब आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सीधे चालक तार के μ0I/2πr है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π × 2I/r। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से लिख के देख लें, समझ लें।